DEF Limited acquired 100% ordinary shares of 100 each of XYZ Limited। जो DEF Limited है उसने XYZ Limited के 100% शेयर एक्वायर कर लिया और हर एक शेयर की कीमत कितनी है, 100 रुपये है। 1 अक्टूबर को एक्वायर किए, कब एक्वायर किए, 1 अक्टूबर को, यानी 6 महीने बाद, है ना। और ईयर एंड पे यानी 31 मार्च 2002 पे जो समराइज बैलेंस शीट है, यानी जो पोस्ट एक्विजिशन दोनों की स्टैंडर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ये है। एडजस्टमेंट क्या दी हुई है कि रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ XYZ लिमिटेड का जो ओपनिंग बैलेंस था 1 अप्रैल को वो 3 लाख रुपए था, यानी XYZ लिमिटेड का रिटेन ये जो था ये क्लोजिंग बैलेंस कितनी, 8,20,000, ओपनिंग कितना है, ओपनिंग 3,20,000 था। और इस 3 लाख में से इसने 10% का डिविडेंड पे किया 1 नवंबर को। 1 नवंबर यानी एक्विजिशन के बाद 10% का इसने प्रॉफिट पे किया, डिविडेंड पे किया। तो 10% किसका, 10% इक्विटी शेयर कैपिटल की जो फेस वैल्यू है उसका 10%, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। और 1 अक्टूबर को यानी जब एक्विजिशन के समय जो प्लांट एंड मशीनरी की जो फेयर वैल्यू है वो 20 लाख थी। प्लांट एंड मशीनरी की क्लोजिंग बैलेंस कितनी है, 13,50,000। और उस समय जब हम एक्विजिशन कर रहे थे तब उस समय इसकी फेयर वैल्यू कितनी थी, उस समय थी 20 लाख, ठीक है। और इसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लगता है। ये कह रहा है कि फेयर वैल्यू जो है, फेयर वैल्यू गेन 1 अक्टूबर को इन सब असेट्स पे भी है और लायबिलिटीज़ पे भी है। लैंड एंड बिल्डिंग पे 10 लाख का आया, इन्वेंट्री पे 1.5 लाख का, और ट्रेड पेबल्स 1 लाख रुपए का। ट्रेड पेबल्स 1 लाख रुपये से मतलब बढ़ गए, ठीक है, हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी। मतलब एक तो लॉस होना, ये तो फ़ायदा हो गया, एसेट बढ़ गया तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या हो गया, लॉस हो गया, है ना। नोट्स में दे रखा है कि एज्यूम करो कि जो इन्वेंट्री है वो अभी भी अनसोल्ड है, ठीक है, अभी वो बिकी नहीं है। ट्रेड पेबल अभी तक सेटल नहीं हुए हैं। और बहुत कंपनी के जो अदर रिजर्व्स हैं ये जो हैं, ये फिगर जो है वो 1 अप्रैल वाली ही है, यानी स्टार्टिंग की फिगर ही क्लोजिंग है। इसमें कोई ऐड या लेस किसी तरीके का नहीं हुआ है। और इसके बाद हमें आंसर देने बोलता है। तो चलो हम पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा फॉर्मेट ये रहेगा, ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट रहेगा। सबसे पहले सब्सिडियरी कंपनी के आइटम्स को देख लेते हैं हम। तो जो सब्सिडियरी कंपनी है उसमें हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, शुरुआत करते हैं हम उसकी शेयर कैपिटल से। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल कितना है। अगर आप शेयर कैपिटल देखोगे, ये एक्वायर्ड कंपनी के फिगर्स मैंने काट दिए ताकि चुनने में कोई दिक्कत ना हो कि एक्वायरर का कौन सा है और फिगर और एक्वायरी का कौन सा है। तो सब्सिडरी है, सब्सिडरी का अगर आप इक्विटी शेयर कैपिटल देखोगे तो 20 लाख रुपए है। ये 20 लाख को हमें 2 भागों में बांटना है, लेकिन NCI तो है नहीं, इसलिए पूरा का पूरा हम किस में रखेंगे, गुडविल पर। सबसे पहले आप टोटल कॉलम में डाल दो, 2 लाख रुपये हमने टोटल कॉलम में डाल दिए। फिर अब एडजस्टमेंट कर दो, शेयर कैपिटल डालने के बाद सारी एडजस्टमेंट कर दो। एडजस्टमेंट इसने सबसे पहले इसने मुद्दा उठाया रिटेन्ड अर्निंग का। तो हम रिटेन अर्निंग के लिए प्री एंड पोस्ट कर देते हैं। तो रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस कितना देखा था आपने, 8,20,000 देखा था ना सब्सिडी का, ठीक है। इस 8,20,000 में अब हम प्लस करेंगे डिविडेंड। तो डिविडेंड कितना है, डिविडेंड है इस 20 लाख के ऊपर 2% यानी 2 लाख, यानी ये रहा, टोटल हो गया 10,20,000। 10,20,000 को अब 2 भाग में बांट दो ओपनिंग और करंट ईयर प्रॉफिट। तो ओपनिंग कितना 3 लाख वो हमें पता ही है, तो यानी करंट ईयर कितना होगा, ये बैलेंसिंग फिगर हमारा निकल गया 7,20,000। अब इस 7,20,000 को प्री एंड पोस्ट में भी बांट देना है। तो प्री एंड पोस्ट में बांटना है। तो एक्विजिशन हुआ 1 अक्टूबर को, यानी 6 महीना जो है वो प्री का है, 6 महीना पोस्ट का है। तो टाइम बेसिस से बांट दो 7,20,000 को, तो 360 और 360 हो जाएंगे। यानी प्री कितना हो गया, प्री में 3 ईयर है, यानी प्री में 6,60,000 और पोस्ट में 3,60,000।
डाल दिया हमने। प्री में 6,60,000, पोस्ट में 3,60,000। फिर डिविडेंड पेड की बात हुई थी, तो ये रहा डिविडेंड पे, इसलिए हमने ब्रैकेट मार दिया, क्योंकि डिविडेंड पेड जो है वो आउटफ्लो होता है, इसलिए हमने इधर लेस कर दिया डिविडेंड पेड का। फिर बात करता है प्लांट एंड मशीनरी की फेयर वैल्यू पे, कहता है कि 20 लाख हो गया एक्विजिशन के टाइम पे, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है 10%। ठीक है, तो यानी अभी प्लांट एंड मशीनरी की फेयर वैल्यू कितनी है? 13,50,000 है। देखो प्लांट एंड मशीनरी की फेयर वैल्यू 13,50,000 सब्सिडर की, और इसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लग रहा है। यानी ओपनिंग WDV कितनी होगी? ओपनिंग WDV होगी 10% में, यानी ये 90% हुआ। अगर 10% के डेप्रिसिएशन के साथ क्लोजिंग WDV ये है, तो यानी ये 90% हुआ, तो 100% कितना हुआ? 15 लाख। ठीक है, और एक्विजिशन कब हुई है? ठीक 6 महीने बाद, यानी इसके ऊपर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया, तो 15 लाख का 10% कितना हुआ वो, और उसके ऊपर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दो, तो एक्विजिशन की डेट पे जो WDV हो ये आ जाएगी 14,25,000। ठीक है, और 14 एक्विजिशन की डेट पे जो फेयर वैल्यू नापी हमने अभी, कितनी नापी थी? 20 लाख की नापी थी। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 5,75,000। ये हुआ हमारा रिवैल्यूएशन का गेन। ठीक है, अब हमें रिवैल्यूएशन के गेन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है, तो इसका शॉर्टकट तरीका होता है ओपनिंग WDV, नहीं सॉरी, मतलब रिवैल्यू WDV माइनस ओपनिंग WDV, जो भी बैलेंस आता है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देते हैं प्रोपोर्शनेटली। तो ये देखो 5 लाख आ गया, 20 लाख, यानी रिवैल्यूड अमाउंट्स में से जो हम ओपनिंग WDV माइनस का, तो 5 लाख आ गया। ये जो डिफरेंस आया उसके ऊपर अब 10% का डेप्रिसिएशन रेट लगता है, लेकिन डेप्रिसिएशन रेट कितने का लगाना है? डेप्रिसिएशन रेट हमें उस पीरियड का लगाना है कि एक्विजिशन के बाद से लेकर के फाइनेंशियल एंड तक, तो कितने महीने हुए? 6 महीने हुए, लेकिन डेप्रिसिएशन के रेट से ये डेप्रिसिएशन रेट तो 12 महीने की है, तो हमें 12 महीने का नहीं चाहिए, हमें 6 महीने का चाहिए, इसलिए हमने 6/12 लिख दिया, तो आंसर आ गया 25,000। इन रिवॉल्यूशन गेन हुआ 5,75,000, और इस रिवॉल्यूशन गेन के ऊपर एक्सेस डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है वो है 25,000। ठीक है, तो ये दोनों फिगर हमने यहाँ पे डाल दी, 5,70,000 और 25,000। चूँकि ये लेस होना है इसलिए इधर हमने ब्रैकेट लगाया। देखो ये प्लस प्लस होना है, इसलिए हमने पॉजिटिव में रखा है, ये भी पॉजिटिव में है, ये लेस होना है, दोनों डिविडेंड पेड और डेप्रिसिएशन, तो इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में डाल दिया। और देखो और आगे क्या लिखा, और कौन कौन से एडजस्टमेंट्स है। कहता है कि यहाँ पे फेयर वैल्यू में इंक्रीज हुई यहाँ की, तो ये तो हमारे लिए गेन है। ठीक है, 10 लाख और 1,50,000, तो हमने यहाँ पे डाल दिया फेयर वैल्यू गेन। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 10 है, इन्वेंट्री के ऊपर 1.5 लाख रुपए, और ट्रेड पेबल 1 लाख से बढ़ गया, यानी हमारे लॉस हो गया। ठीक है, तो ट्रेड पेबल में हमने इधर 1 लाख लिख के ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि हमारे लिए हो गया लॉस। और कोई एडजस्टमेंट हम जा जाओ, कह रहा है कि इन्वेंट्री अनसोल्ड है बैलेंस शीट डेट पे, तो देखो इन्वेंट्री के ऊपर क्या हमें कोई गेन वेन हो रखा है? हाँ, रिवैल्यूएशन गेन तो बिल्कुल हो रखा है। तो अगर ये कहता है कि इन्वेंट्री ये जो है ये सोल्ड है, तो हम सारी की सारी जो हमने जो गेन बुक करी है यहाँ पे इन्वेंट्री के ऊपर 1.5 लाख रुपए की, ये सारी की सारी हम यहाँ पे रिवर्स कर देते हैं। बट ये कह रहा है कि कोई भी इन्वेंट्री सोल्ड नहीं है, यानी हम इन्वेंट्री का इसमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जितना भी है उसको 1 रुपया भी हम उसको रिवर्स नहीं करने वाले, क्योंकि सारी की सारी इन्वेंट्री अनसोल्ड है। कह रहे हैं कि ट्रेड पेबल्स भी सेटल नहीं हुए, अगर ट्रेड पेबल सेटल नहीं हुए हैं तो उसको भी रिवर्स करने की कोई ज़रूरत है नहीं। और कह रहा है कि जो दोनों कंपनी का जो अदर रिजर्व्स है वो सेम है, अभी हमने देखा था, तो मतलब कि दोनों कंपनी का जो अदर रिजर्व का जो क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस से सेम है, मतलब इन दोनों में कोई एडलेस नहीं हुआ है। मतलब जो ये एक तरीके से हम इसको ओपनिंग बैलेंस मान सकते हैं। तो अगर इसको ओपनिंग बैलेंस मान लेंगे तो अदर रिजर्व्स के ओपनिंग बैलेंस को क्या करेंगे हम, क्योंकि ये प्री एक्विजिशन का हो जाएगा ना, क्योंकि एक्विजिशन अक्टूबर में, ये बैलेंस अप्रैल से पड़े हुए हैं, मतलब ये सारा का सारा प्री एक्विजिशन अदर रिजर्व्स है, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स है। तो प्री एक्विजिशन रिजर्व्स को हमने सारा का सारा बांटना है, तो सारा इधर लिख दिया 10 लाख का। ये सारी एडजस्टमेंट हो गई। उसके बाद अब आती है होल्डिंग कंपनी के एडजस्टमेंट की बात। तो होल्डिंग हमने लिख दिया। होल्डिंग कंपनी में जैसे जिस तरीके से हमने सब्सिडी में शुरुआत की थी शेयर कैपिटल से, उस तरीके से हम होल्डिंग में शुरुआत करते हैं इन्वेस्टमेंट से। तो होल्डिंग की इन्वेस्टमेंट कितनी है, देखो आप होल्डिंग की इन्वेस्टमेंट देखोगे सब्सिडी में तो 34 लाख रुपए है, तो हमने यहाँ पे 34 लाख रुपए लिख दिया।
ठीक है। अभी इन सबको मत देखना, अभी ये सिर्फ ये वाली लाइन देखो, टोटल वाली, सिर्फ ये टोटल वाली लाइन देखनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 34 लाख रुपए लिख दिया, ठीक है। फिर अब इसका ये देखो, इसके अदर इक्विटी देखो आप, 24 लाख और 5,72,000 यहाँ पे लिख दो। 24 लाख रुपये अदर इक्विटी, रिटर्न है 5,72,000, यानी इसमें शुरुआत होती है शेयर कैपिटल से, इसमें शुरुआत होती है इन्वेस्टमेंट से। इसके अदर इक्विटी हम लिखते हैं, उसके बाद इसके भी अदर इक्विटी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके एडजस्टमेंट कर देते हैं, ऐसा चलता है ये। तो अब हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी। अब हम इसको अलोकेट करेंगे। ये होल्डिंग कंपनी का है, और ये NCI का पोर्शन है। तो यानी ये सारे फिगर दो जगह अलॉट होंगे, होल्डिंग कंपनी में जाएंगे या NCI में जाएंगे। और होल्डिंग कंपनी में भी कहाँ जाएंगे, गुडविल वाले हेडिंग में जाएंगे, कौन सा पेड़ में, ये अभी हम देखते हैं। तो गुडविल हम कैसे निकालते हैं? गुडविल निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है PC NCI NA, यही होता है। PC का मतलब इन्वेस्टमेंट। चूँकि हम यहाँ पे फुल गुडविल कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे NCI को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये फुल गुडविल है, कोई पार्शियल गुडविल नहीं है। नेट एसेट्स को हम क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल प्लस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। अब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है, मतलब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को हम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो PC आएगा गुडविल में, गुडविल वाली हेडिंग में। PC यानी इन्वेस्टमेंट बाय होल्डिंग कंपनी। तो इसको आप इस वाले कॉलम में लिख दो, ठीक है, इस वाले कॉलम में लिख दो। और ध्यान रहे, ये जो होल्डिंग है, होल्डिंग कंपनी के जो आइटम्स है ना, वो सिर्फ होल्डिंग कंपनी में ही रहेंगे, वो NCI में नहीं जाएंगे। जो सब्सिडरी के आइटम होते हैं वो होल्डिंग सब्सिडरी में बढ़ते हैं, इसलिए हमने इसको बांटा नहीं है, ठीक है। उसके बाद आया NCI, हमने इग्नोर मार रखा है। उसके बाद आया शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल चूँकि सब्सिडरी का आइटम है, तो हम इसे होल्डिंग कंपनी और NCI दोनों में बांटेंगे। बट NCI की परसेंटेज 0, तो NCI में नील होगा। सीधा के सारा गुडविल हेडिंग में 20 लाख रुपए गया। फिर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, ये रहा प्री एक्विजिशन रिजर्व रिटेन अर्निंग। प्री एक्विजिशन सारे के सारे यहाँ डाल दो, NCI में तो 0। और कोई है प्री एक्विजिशन? हाँ देखो, रिवैल्यूएशन गेन जो बोला था ना, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो भी होता है प्री एक्विजिशन होता है, ये भी आप यहाँ डाल दो, NCI में गया 0। फिर फेयर वैल्यू, ये रिवैल्यूएशन गेन आ गई, ये जो भी आया ये आप यहीं डाल दो गुडविल के हेडिंग के अंदर। और प्री एक्विजिशन और द रिजर्व आया, ये भी आप गुडविल की हेडिंग में डाल दो। उसके बाद कुछ बचा नहीं। अब जो भी नहीं बचा, अब वो जो भी पोर्शन जो भी हमने गुडविल नहीं डाला उसको हम कहाँ पे डालेंगे? कंसोलिडेटेड और NCI में बांट देंगे। हमने बांट दिया। अब एक तरीका और बताता हूँ कि गुडविल के अंदर जितनी भी चीज़ आती हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव होती है, और कंसोलिडेटेड जितनी भी चीज़ आती है सारी की सारी नेगेटिव होती हैं, बस पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग को छोड़ करके। पोस्ट एक्विजिशन जो प्रॉफिट्स होता है उसको छोड़ करके सारी कंसोलिडेटेड में जितनी चीज़ें सारी नेगेटिव में होती हैं, ठीक है। अब इन सबको हमने सारे अमाउंट अलोकेट कर दिए। अब सबको ये जो गुडविल हेडिंग कंसोलिडेटेड है इन सबको जो प्लस कर दो बारी से। तो इधर प्लस करोगे तो 18,85,000 पॉजिटिव आएगा। अगर ये पॉजिटिव आया मतलब ये कैपिटल रिजर्व है, गुडविल नहीं, क्योंकि गुडविल में देखो हमने ब्रैकेट लगा रखा है, नहीं जब अमाउंट माइनस में आएगा तब ये गुडविल होगा। तो ये पॉजिटिव है मतलब ये गुडविल नहीं है, गेन ऑन पार्ट परचेज यानी कैपिटल रिजर्व एक तरीके से, ये अदर इक्विटी का पार्ट हो गया। ये कंसोलिडेटेड आ गया, NCI का माइनस बैलेंस जो हो गया 0। ये हमारा एक फॉर्मेट तैयार हो गया। उसके बाद नोट्स में हम देखो होल्डिंग सब्सिडरी, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट माइनस डिप्रेशन क्लोजिंग, जितने भी इनके अलावा जैसे शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी हमने सारी, क्योंकि सारी अदर इक्विटी तो हमने यहीं पे लिख दी ना। इसके अलावा जितने भी फिगर्स अदर इक्विटी, शेयर कैपिटल और बाकी सारे तो एडजस्टमेंट है ना,
इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, यानी शेयर होल्डर्स इक्विटी को छोड़कर एक तरीके से सारी चीज़ें आप यहाँ लिख दो नोट्स में, अदर देन शेयर होल्डर्स इक्विटी, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। लिख देता हूँ मैं, आइटम्स अदर देन शेयर होल्डर्स इक्विटी, सारी की सारी यहाँ पे आएंगी। ठीक है, इसमें होल्डिंग सब्सिडरी की अगर फेयर वैल्यू का एडजस्टमेंट अगर कोई दे रखा है तो आप वो फेयर वैल्यू का एडजस्टमेंट में कर दो, और उसके ऊपर रिवोल्यूशन गेन या फिर फेयर वैल्यू के ऊपर अगर कोई गेन आया, गेन के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन लग रहा है तो इसमें डाल दो और क्लोजिंग निकाल दो। तो डेप्रिसिएशन हमारे किस में लग रहा था, सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी का जो आ रहा था यहाँ पे देखो, ये प्लांट एंड मशीनरी का था, उसी के ऊपर सिर्फ डेप्रिसिएशन लगा था ना 25,000 का, और उसकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितनी थी 5,75,000 के, 5,75,000 इंक्रीज था ना, तो इसलिए हमने प्लस कर दिया और डेप्रिसिएशन जो है माइनस कर दिया। ये सारी चीज़ें वैसे कर दी, फिर इनको बैलेंस शीट में हमने एज इट इज़ डाल दिया और कुछ नहीं किया हमने।